नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 14 विपक्षी दलों के साथ कृषि कानून पर बैठक कर चुके हैं। उन्होंने देश में बढ़ रही महंगाई और पेगासस जासूसी के मामले पर भी चर्चा की है। तो अब देखना यह है कि संसद में कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार विपक्षी दलों की बात को सुनता है या फिर नहीं, या फिर सारे विपक्ष के एकजुट होकर के कृषि कानून के खिलाफ संसद भवन में ये आवाज सही तरह से उठ पाती है कि नहीं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे आज की पंजाब डिबेट। तो संसद में विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इकट्ठे होकर के क्या वो किसानों की बात को उठा पाएंगे? सरकार विपक्ष की बातों को कितना सुनेगी, कितना अनसुना करेगी, ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चूंकि तकरीबन 8.5 महीने से आप देख रहे हैं कि लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटा हुआ है, विरोध जता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान अब तक इस आंदोलन का नहीं निकला है। तो ऐसे में अब सबको उम्मीद यह है कि क्या इस मानसून सत्र के अंदर भी जो बात है वो किसानों की सुनी जाएंगी। इन सब के बीच में आप ये भी देख रहे हैं कि किसान संसद भी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मानसून सत्र चल रहा है संसद के अंदर, और संसद के पैरेलल ही जंतर मंतर पर किसान संसद का भी आयोजन हो रहा है। किसान संसद लग रही है जहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं और वहाँ पर हर रोज़ चर्चा हो रही है कृषि कानूनों को लेकर के, इस बिल में क्या खामियां हैं उसको लेकर के। और अब देखना यह है कि पैरेलल चल रही किसान संसद का भी क्या कृषि कानून को लेकर के सरकार के कुछ रुख पर असर होता है, क्या सरकार अपना रुख नरम करती है, बातचीत का क्या रास्ता खुलता है, और हल की तरफ ये आंदोलन कैसे बढ़ेगा। ये सवाल जो सबसे बड़ा है वो अभी भी बरकरार है और सभी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई हल या समाधान की तरफ बढ़े। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। एडवोकेट दिनेश चड्ढा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ सुखदेव जी जुड़े हुए हैं। सुखदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुखदेव जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं। किस तरीके से देखा जाए, चूंकि राहुल गांधी की तरफ से भी कृषि कानून को लेकर के अन्य दलों के साथ भी चर्चा हुई है, लेकिन इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से कैसे संसद के अंदर उठा पाएंगे, और क्या ये मान के चलें इस बार के इस मानसून सत्र के अंदर भी सरकार की तरफ से कोई हल निकलने की, या आपके द्वारा इस आवाज को उठाए जाने के बाद कोई रास्ता सुलह समाधान का बनता हुआ दिखेगा? इसको कैसे देखा जाए, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखो, जब से ये कृषि कानून जब ऑर्डिनेंस आया था तभी से कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले रिएक्ट किया था। हमारे पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ जी ने सबसे पहले इसके बारे में लिखा, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसके बारे में लिखा, विधानसभा में भी इसको लेके आए, रिजेक्ट भी किए, विधानसभा में दो बार रिजेक्ट किए, और टोटल अपोजिशन को साथ में लिया पंजाब की को। और उसके बाद हमारे पंजाब में हमारे राहुल गांधी जी आए, उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा भी की शंभू बैरियर तक, और अब उन्होंने पार्लियामेंट में भी जो इस मसले को अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके मामले को उठाया है। अब पार्लियामेंट में भी वो ट्रैक्टर पे गए हैं, और हमारे जो एमपी साहबान हैं वो भी जंतर मंतर पे पिछले 5-6 महीने से धरने पर बैठे हैं। देखो, लेकिन जो ये सरकार है वो इस पे अब अभी तक तो टच से मस नहीं हुई। जब भी वो बात करती है, वो उसका हंकार उसमें झलकता है। वो कभी कि किसानी जत्थेबंदियों को अब नया शब्द एक मवाली लेके आ गए, उनके एक सीनियर मंत्री कह रही हैं वो मवाली है, कभी खालिस्तानी है, कभी ये अराजकता फैलाते हैं। लेकिन जो ये एक एजिटेशन है किसान की, वे एक लाजवाब मिसाल बनी है दुनिया में। जिस तरीके से शांतमयी ढंग से उन्होंने ये एजिटेशन किया, जिस तरीके से उन्होंने इसको कंट्रोल किया, और जिस तरीके से वो दिल्ली के बैरियर पे बैठे हैं, वो एक लामिसाल एजिटेशन है और लोगों को उससे बहुत कुछ सीख लेने की बात है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, वो आप देख ही रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, हमने दोनों जगह पे इनका तीनों कानूनों का विरोध किया है, और हमने कोशिश की है भी इनको किसानों के मुताबिक जो है ये तीनों बिल जो हैं खारिज किए जाएं, और खारिज करा के जो है
किसानों को जो है इंसाफ दिलाया जा सके। लेकिन सुखदेव जी, एक चीज़ मैं और ज़रूर यहाँ पे जानना चाहूँगा, चूंकि कांग्रेस पार्टी आप जैसा बता रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो विरोध है वो पहले दिन से करती रही। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन चला, बार बार ये आरोप लगते हैं और घूम फिर करके वो आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही जाकर के टिक जाता है कि इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है और जानबूझ करके राजनीतिक एजेंडे की तरह से इसको इस्तेमाल करने की, चुनावी एजेंडे के तौर पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश है और इसलिए ये आंदोलन अपने सही मकाम पर नहीं पहुंच पा रहा है। ये बातें बार बार कही जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इसके कहने के बिना और कुछ है भी नहीं है, क्योंकि वो तो कहेंगे ही। वो एक नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नहीं एक बात करते, कांग्रेस पार्टी की तो वो बात करते करते हैं। वो कभी, मैंने आपको पहले बताया, कभी इनको खालिस्तानी भी जोड़ देते हैं, कभी इनको अराजकतावादी से जोड़ देते हैं, कभी इनको अर्बन नक्सलाइट से जोड़ देते हैं, कभी इनको मवाली कहते हैं। उनका जो है वो एक स्टैंडिंग है। उन्होंने तो इस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए तरह तरह के नए नए अपने वो शगुफे छोड़ते रहते हैं। और वो चाहे इसको कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कहें, किसी और पार्टी का स्पॉन्सर्ड कहें, लेकिन ये सबको मालूम है, दुनिया ने देखा है, वो एक नॉन पॉलिटिकल तौर पे वो अपनी एजिटेशन चला रहे हैं। हमें फख्र है, उन्होंने अभी तक के भी किसी पॉलिटिशियन को वहां पे ना आने अलाउ किया है, स्टेज पे बोलने के लिए, ना ही वो वहां पे अलाउ करते हैं। और वो एक अच्छी बात भी है, उनका एक नॉन पॉलिटिकल जो एजिटेशन है, और वो एक लाजवाब और कामयाब एजिटेशन है। चलिए, गुरदीप जी भी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा श्रवण सिंह चन्नी जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। श्रवण सिंह चन्नी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन दिनेश चड्ढा जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से अब इसकी अगुवाई की जा रही है, या फिर वो अन्य पार्टियों के साथ जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर के जो विचार विमर्श या चर्चा कर रहे हैं, और संसद के अंदर भी जो उनका ट्रैक्टर से पहुंचना, क्या लग रहा है कि इस तरीके से या फिर जिस तरह से उठाने की कोशिश इस सब पूरे मुद्दे को हो रही है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार के ऊपर कोई दबाव बनेगा या इसका कोई हल या समाधान की ओर बढ़ते हुए हम दिखेंगे? इसको कैसे देखा जाए दिनेश जी? इसमें कांग्रेस पार्टी के या किसी और पार्टी के दबाव की बात नहीं है। ये जो आंदोलन लड़ा जा रहा है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप अगुवाई में लड़ा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ही इस आंदोलन को लीड कर रहा है। किसी भी पार्टी की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लाइन पर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगुवाई में ये आंदोलन इस मुल्क में नहीं चल रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ही व्हिप जारी किया था सभी पार्टी के एमपीज के लिए। और जब से ये काले कानून आए हैं, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही लगातार एक अपनी ड्यूटी समझते हुए, किसानों के पक्ष में अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इन ब्लैक लॉज के अगेंस्ट लगातार लड़ाई लड़ रही है। चाहे वो पंजाब में ग्राउंड पे लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे वो हमारे सांसद माननीय भगवंत मान जी द्वारा पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ने की बात हो। और इस सेशन में लगातार सातवीं बार भगवंत मान जी जो लगातार हुआ है, वो अडजर्नमेंट नोटिस इस इशू के ऊपर देते रहे हैं। और इस बार इस आंदोलन की खास बात यह है कि वैसे तो जो आंदोलन होते हैं ना, उनमें जो आंदोलनकारी होते हैं, जो क्योंकि वो बहुत बड़ी गिनती में होते हैं, उनसे लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कहीं कोई शांति भंग ना करें, वो लॉ को वायलेट ना करें। पर ये इकलौता ऐसा आंदोलन है जहां पर किसान फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से किसान बिल्कुल लोकतंत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लोक मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसान आज पार्लियामेंट के तक भी पहुंचे तो वहां पर भी वो संसद लगाकर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दूसरी ओर ये सबसे बुरी बात है कि इतने लोकतांत्रिक आंदोलन करने के बावजूद भी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो लोक मत से सहमत होने की बजाय, लोक मत को मानने की बजाय, लोक मत को समझने की बजाय उल्टा बिल्कुल घटिया तरीकों से नए से नई घटिया स्ट्रेटजी बनाकर इस आंदोलन को फेल करने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश कर रही है। पर किसानों की ये जिद है, किसान भी बजिद हैं कि बीजेपी जो मर्जी करे, बीजेपी कितनी भी कोशिशें करें, पर ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानी मुद्दे तक सीमित रहेगा, इन ब्लैक लॉज को रद्द करवाने तक सीमित रहेगा। उसके बिना इसका कोई भी पॉलिटिकल या कोई और मकसद है वो नहीं रहेगा। और ये आंदोलन बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। जबकि बार बार केंद्र सरकार ने ये कोशिश करी है कि इस आंदोलन को भटकाया जाए, इस आंदोलन को कोई नया रूप दिया जाए, इस आंदोलन को कोई और जो वेंडर है वो दिया जाए, जिससे कि ये आंदोलन फेल हो। पर
पहले दिन से ही किसान इस बात के ऊपर खड़े रहे हैं कि ये आंदोलन भी किसानी मुद्दों तक सीमित रहेगा और ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाएगा। मैं कहता हूं कि आज इतने महीनों तक इस आंदोलन का चलना ही बीजेपी के मुंह के ऊपर चपेड़ है, बीजेपी का बहुत बड़ा फेलर है कि ये बीजेपी लोगों को पाड़ने में, लोगों को लड़ाने में अपने आप को मास्टर समझती है, पर इस किसान आंदोलन का बाल भी बांका बीजेपी नहीं कर सकी और किसान आंदोलन अपने मुद्दे के ऊपर सीमित है और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। गुरदीप घोष जी, कोई उम्मीद नजर आ रही है इस मानसून सत्र के अंदर कि कृषि कानून को लेकर के कोई नरम रुख या बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हल की ओर या समाधान की ओर बढ़ते हुए नजर आए? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि जन आंदोलन है, ये किसी का बनाया हुआ आंदोलन नहीं है। अगर ये किसी का बनाया होता तो 1 महीना चलता, 2 महीने चलता, ज्यादा नहीं चलता, उसकी सच्चाई बाहर आ जाती। आज जन लोग, आम लोग, व्यापारी लोग हैं, किसानों के साथ व्यापारी भी खड़े हैं, मजदूर भी खड़े हैं। आज इतने 7 महीनों से किसान सड़कों पे बैठा, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करता था कि वो लोगों की भावना को समझेंगे, पर उन्होंने भावना की कदर नहीं की। आज जो सत्र चल रहा है, उस सत्र में सभी अपने अपने तरफ से मतलब अपने अपना काम कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी आपने आप को छोड़ के सबको एक मंच पे इकट्ठे होके काम करना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस वालों ने अपना एक रागल पाया हुआ है, अपना काम करते हैं कुछ। राहुल जी ने ट्रैक्टर लेके पहुंचे, ऐसा काम नहीं। देखो, अगर राहुल जी इतने सीरियस होते तो पंजाब में सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो वो वहां पे जो उन्होंने वो ड्रामा किया, आप सब जानते हैं कि कैसे विधानसभा सत्र के अंदर कैसे कहा कि हमने बिल रद्द कर दिया है, फिर उसको लागू कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये दोगली राजनीति आम लोगों को, जो किसानों को भटका रही है, सड़कों पे बैठे हैं। अगर हम सभी चाहें तो इनका हल निकल सकता है। और आज मोदी सरकार जो कर रही है, वो सारी दुनिया में ये बात जा रही है कि वो अड़िंग रवैया अपना अलग से एक बना रहे, जिद पे अड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोकतंत्र में अगर लोगों की बात ही नहीं सुनी जाएगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये डंडा तंत्र चल रहा है, ये जिद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी को आज पहल करनी चाहिए। वो कहना चाहिए कि किसानों की बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, हम इस काले कानून को रद्द करके नए कानून बनाने के लिए तैयार हैं जिसमें किसानों का भला हो। अब बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि नहीं जी, बड़े भले के लिए कानून बनाया है, पर जब पूछना पड़ता है तो उसको बताया नहीं जाता उसमें भला क्या है। ये कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हम सभी यही चाहते हैं, पंजाब के हर बच्चा से लेके बड़े लोगों तक यही चाहते हैं कि ये जन आंदोलन काले कानून वापस होने चाहिए और ये खत्म होना चाहिए, लोग अपने घरों में आ सके। क्योंकि 550 से ज्यादा, आप समझ सकते हो कि 550 से ज्यादा किसान शहीद जो हो चुके हैं, आज भी सड़कों पे बैठे हुए हैं। अब बुजुर्ग माताएं देख सकते हो, बहनें देख सकते हो, बुजुर्ग बड़े लोग देख सकते हो, सभी आजकल सड़कों पे बैठे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी, 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी आज ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी कानून वापस लो। हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारा कोई पर्सनल गुस्सा किसी से नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये किसानों का जो काला कानून है ये वापस होना चाहिए। ऐसा चन्नी जी, अब आप जवाब दें। मैंने बहुत ध्यान से सभी को सुना है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून बने हैं वो देश के लिए बने हैं, वो पंजाब, हरियाणा या वेस्ट यूपी के लिए नहीं बने। अगर देश के लिए कानून बने हैं तो देश के सभी किसानों के लिए बने हैं, देश की इकॉनमी के लिए बने हैं और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बने। अगर हम ये सरकार ने 11 बार बहुत लंबी लंबी वार्ता प्रधानमंत्री की लीडरशिप में ही वो हुई है। उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल का कमेटी बनाई, उसमें तोमर साहब थे, पीयूष गोयल जी थे, सोम प्रकाश जी थे, उनको उनकी ड्यूटी लगाई और बार बार मीटिंग करके उन्होंने समझा सारी बात को। अगर वो हम मान भी लेते हैं कि उनमें कुछ कमियां हैं, जहाँ किसानों के कुछ इनको कोई अंदेशा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसान जो हमारे वीर हैं, अन्नदाता हैं, वो हमारे साथ आके एक टेबल के ऊपर बैठकर बात करें और जो चीज उनको जो आदमी जहाँ तो कन्विंस करेगा, जहाँ कन्विंस हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम कानून को में जितनी भी तरमीम चाहिए वो करने के लिए तैयार है। कानून अभी तक भी लागू नहीं हुए क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1.5-2 साल के लिए और सस्पेंड कर देते हैं। किसानों की और
गवर्नमेंट के नुमाइंदों की एक कमेटी बना देते हैं, वो इसमें सारा कुछ देख लेगी, इसकी रीड्राफ्टिंग की जरूरत होगी तो वो भी हो जाएगी। हमें अभी इसको लागू कर भी नहीं रहे, और फिर भी अगर हम देखो, अगर कानून बन गया, कानून ऐसे कि जी हम पहले आप रद्द कर दो फिर बनाओ, ऐसे नहीं होता। कोई भी जो कानून बनता है वो जो बहुत पुराना आउटडेटेड होता है वो रिपील हो जाता है, वो भी पार्लियामेंट करती है। और अगर पार्लियामेंट में जाना है तो कोई एजेंडा जाएगा, एजेंडा रिपील के लिए जाए, चाहे अमेंडमेंट के लिए जाए, चाहे उसमें रीड्राफ्टेड एजेंडा जाए, वो एजेंडा तो बनाना पड़ेगा। एजेंडा बनाने के लिए इन्होंने अभी जो लेटेस्ट चिट्ठी लिखी है उसमें भी कहा कि रद्द कर दो, फिर हमारे साथ बात करो। भाई रद्द रद्द अगर जरूरत होगी कन्विंस करो उनको, पर ऐसे लीडर जो है हमारे देश के, शरद पवार जी हैं, एनसीपी के लीडर हैं ना, और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि किसानों को चाहिए कि वो अपना एक तजवीज बनाएं, तजवीज बना के लेकर जाएं, और ताकि उसमें डिस्कशन हो और टेबल के ऊपर गिव एंड टेक हो, और उसके बाद जो भी कानून चाहिए वो कानून लागू करें। और पंजाब की मैं बात बताऊं, पंजाब में तो कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। आपको शायद मालूम होगा कि जहां बीजेपी एमएलए के कपड़े फाड़े गए, बीजेपी का जो स्टेट का प्रधान उसके ऊपर हमले हुए, लोग बीजेपी के जो लीडर है कहीं जा नहीं सकते, था घराव होता है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई एमएलए, जो चाहे हमारे वो सोम प्रकाश जी कोई भी हो, तो वो मतलब कोई ऐसा ये नहीं होना चाहिए। अगर उनको अपनी बात रखने का हक है तो जो दूसरे कोई पार्टीज है उनको भी पूरा हक है अपनी बात करने का, रखने का। यहाँ नहीं, ये पंजाब की और कांग्रेस की बात अभी ताजपोशी हुई थी नवजोत सिद्धू जी की, वहां भी सुनील जाखड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की बहुत बड़ी मैं क्या कहूँ, चालाकी कहूँ या क्या कहूँ, कि उन्होंने किसानों को जहां से उखाड़ कर वो दिल्ली की बरूहों के ऊपर वहां जाके बिठा दिया, हमने इनसे खेड़ा छुड़वा लिया। और अगर जो कानून इन्होंने बनाए हैं, कानून आप देखो, एक तो इन्होंने मान लो कि सेंटर ने ट्रेड एंड कॉमर्स की एंट्री के नीचे कानून बना दिए, तो जो फार्म की एंट्री है, एग्रीकल्चर की एंट्री है, वो तो स्टेट की एंट्री स्टेट लिस्ट में है, तो ये स्टेट लिस्ट में कानून क्यों नहीं बना देते? आज भी बना सकते हैं, आज भी अपना कानून बना ले, वहां एंट्री के लिए तो सेंटर की परमिशन नहीं चाहिए। पर ये वो काम करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे, चाहे पंजाब का देख लो बिफोर इलेक्शन, चाहे नेशनल इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिफोर इलेक्शन देख लो, ये सब कुछ उनमें लिखा है। मैं एक एक चीज करके बता सकता हूँ कि क्या क्या लिखा है। पर अभी क्या है कि हमने फॉर दी सेक ऑफ अपोजिशन करनी है, और कोई मुद्दा हमारे पास है नहीं, इसलिए वो कभी नहीं, लेकिन एसएस चन्नी जी देखिए, ये बात तो पिछले 8.5 महीने से आप लोग लगातार बता ही रहे हैं ना। सवाल अभी भी बड़ा और महत्वपूर्ण यही बरकरार है कि आखिर इसका हल कैसे निकालें, क्योंकि किसान तो कह चुके हैं कि आप इसको वापस करिए, वापसी से कम पर हमको कुछ भी मंजूर नहीं है, फिर हमारे साथ बैठकर आप चर्चा कर लीजिए, आपको जो लगता है या जो किसान बताते हैं उसके आधार पर आप एक नया ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए। बातचीत हो नहीं रही है, 12वें दौर के बाद से वार्ता आप लोगों की टूटी हुई है। किसान कह रहा है कि इसको वापस करिए, और आप बता रहे हैं कि इसके अंदर ये खामियां हैं, या आप बैठें या आप अपना कोई एक प्रारूप लेकर के आए, या अपना सेट करके कोई प्रोफार्मा हमारे सामने रख के तो हम बातचीत कर सकते हैं। सवाल यही है ना कि इसका हल निकालेंगे कैसे आप लोग फिर? देखो ब्रदर, अगर रद्दी हो गए तो फिर बात क्या करनी है? और इनमें से भी काफी जथेबंदियां, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जब ये प्रपोजल आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, तो आधे से ज्यादा जथेबंदियां सहमत, इसके ऊपर सहमति प्रकट कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि अगर इतनी जथेबंदियां होगी तो उनमें इनका वो एक पूरा कोई भी काम जो है वो सहमति कंसेंसस नहीं बनता। इनको भी एक छोटी कमेटी बनानी चाहिए जो बात करे, बात करके बात को आगे ले जाए। अगर बात ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे पहले रद्द करो फिर बात करेंगे, फिर बात क्या करनी है? और मैं एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जो दुनिया है वो बदल रही है, और हिंदुस्तान को भी बदलना पड़ेगा। कानून अच्छे हो बुरे हो, मैं उनमें नहीं जाता, उनमें जो शाइयां चाहिए वो भी डलवाई जा सकती हैं। पर अगर हम स्टेटस को में नहीं रह सकते, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। अभी क्या है कि हम बहुत, खेती हमारी बहुत अच्छी है, हम उसको उगाते हैं, और सारी की सारी जितनी पैदावार है हमारी वो यहाँ तो लगती नहीं है, और जितना हमारी प्राइस है उसकी मार्केटिंग की प्राइस और उसको स्टोर करने की प्राइस
वो इतनी ज्यादा है कि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं ठीक है एसएस चन्नी जी, देखिए यही तो मैंने इसीलिए तो ये सवाल पूछा ना, क्योंकि यही बात तो आप लोग 8.5 महीने से बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान तो ये कह रहा है ना कि नहीं आपको इसको वापस ही लेना पड़ेगा, अब सब हल कैसे निकालेंगे, यही तो समझ से परे है ना। चन्नी जी अब मैं सुखदेव जी का रुख करता हूं, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। सुखदेव जी मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें जो बातें यहाँ पर कही गई। गुरदीप गौस जी ने भी कांग्रेस पार्टी को लेकर के कुछ टिप्पणियां की थी, मैं चाहूंगा कि इसका भी जवाब दें। बिल्कुल गुरदीप जी ने अच्छा किया, वो बात छेड़ ली, मुझे तो मैं छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं किसानों के हक की बात ही करना चाहता था। उन्होंने छेड़ी तो उनको मैं जवाब भी देना ही चाहूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले चन्नी जी की बात कर लूं। चन्नी जी खुद एक बात एडमिट कर गए हैं भी हमने वो ट्रेड एंड कॉमर्स में कानून बनाए हैं, जबकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप एग्रीकल्चर के कानून बनाते हैं, स्टेट सब्जेक्ट को आपको उसको निगलना चाहते हैं, आप संघीय ढांचे पे अटैक कर रहे हैं। और ये तो आप चन्नी जी ने बहुत अच्छी बात मानी है, और बीजेपी को बार बार स्टेट गवर्नमेंट्स भी, किसान यूनियंस भी, जो संयुक्त किसान मोर्चा वो भी यही कहता है भी संघीय ढांचे पे अटैक है, ये कानून बनाने का हक स्टेट गवर्नमेंट्स को है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने कानून बनाए, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने कानून बनाए भी है। मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, बीजेपी का एक पुराना एजेंडा है, बीजेपी ने आज के दिन ही नहीं किए। जब 2003 में वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो सबसे पहली बार चिट्ठी वाजपेयी जी सरकार में लिखी गई थी कि क्योंकि वो वाजपेयी जी थोड़े बहुत सेकुलर ढांचे में विश्वास रखते, तो उन्होंने लिखा था कि जब उसमें सुखबीर सिंह बादल, मैं गोशा जी को बता दूं, सरदार सुखबीर सिंह बादल वाज दी इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो उन्होंने लिखा था स्टेट्स को भी अपने अपने कानून बनाओ। उस तब स्टेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उन्होंने अपने उन एक्ट्स को नहीं छेड़ा, वो एज इट इज 2007 तक चलते रहे। उसके बाद डब्ल्यूटीओ ने फिर कहा, मैं क्योंकि ये प्रॉब्लम तो डब्ल्यूटीओ से चली है, और जो सरदार मनमोहन सिंह थे वो कहते थे भी डब्ल्यूटीओ को, उन्होंने पहले से उन्होंने लिखा है बार बार भी जो एग्रीकल्चर है हम इसको इसमें डब्ल्यूटीओ को नहीं घुसेड़ेंगे। और उसके कारण क्या हुआ, जब 2012 में कमलनाथ हमारे कॉमर्स मिनिस्टर थे, वो गए थे डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में, तब पीस क्लॉज के तहत वो फिर उन्होंने वहां पे उसको वीटो किया था, और 2017 तक हमने कहा था हम एग्रीकल्चर के मामले में उसमें 5 साल का ही समय मिलता है, 2017 में फिर 5 साल का समय मिल सकता था, गए वो उसमें। तो लेकिन बीजेपी को तो इसकी बहुत जल्दी थी, तो इसने जो है फिर ये कानून लेके आ गए। अब मैं अपनी दूसरी बात पे आ जाऊं, जो गोशा जी कहते हैं, जब ये कानून जो ऑर्डिनेंस जारी हुए ना, तो बीबा हरसिमरत जी हमारे मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और बीबा जी ने क्या किया, वहां पे आके सबसे पहले पीटीसी को, मुझे नाम लेने में कुछ, और दूसरे दिन न्यूज 18 को इंटरव्यू दी 50-50 मिनट की, भी ये कानून बहुत अच्छे हैं, फार्मर्स के लिए हैं, ये है वो है, दूसरी बात तीसरी बात, सब बातें गिनाई, फायदे गिनाए। और उसके बाद जब इनकी बात नहीं लगी, एक चिट्ठी लेके आ गए। जब पंजाब में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें कहते चिट्ठी ले लो, हमारे पास चिट्ठी है एमएसपी की, हमारी चिट्ठी लो। ये पंजाब को चिट्ठी बेचते रहे। जब इनकी चिट्ठी नहीं बिकी, तब इनको यू टर्न लेना पड़ा, यू टर्न लेके अब ये कानून किसानों के हक में आया। और यही सरदार सुखबीर सिंह बादल मोगा में बैठ के कहते थे ये किसान यूनियंस ये नक्सली हैं, और जिसको नक्सली कहना सबसे पहले सुखबीर सिंह बादल ने शुरू किया था। लेकिन आज इनकी मजबूरी है, लोगों ने जब मजबूर कर दिया, तब ये आके गोशा जी दूसरों को दोगले बताते हैं। जब विधानसभा का सेशन होता है तो उसमें बैठ के चर्चा करते हैं, इनको रिजेक्ट भी करते हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की गाड़ी में बैठ के ढिल्लों साहब गवर्नर हाउस भी जाते हैं, और जब गवर्नर हाउस से वापस आके इनको इनके लीडर पकड़ते हैं भी आप क्यों गए, तो तब जाके ये फिर उससे जूटर लेते हैं, नहीं हम तो वैसे ही चले गए, हमें नहीं पता था, ये कहा हमें तो 2 घंटे पहले ये पता चला, 3 घंटे पहले चला। ये अकाली दल का किरदार है। इसलिए जो ये कानून है, आज जो मर्जी चन्नी जी कहें, ये मैनिफेस्टो की बात कहें, किसी की बात कहें, कोई इनकी बात को लेने वाला नहीं है। पिछले जो राग है पिछले 1 साल से अलाप रहे हैं, किसी ने इसको लिया नहीं। पंजाब में चाहे कोई सीनियर जर्नलिस्ट हो, सरदार हमीर सिंह, उनको उनके कानूनों के बारे में सबसे अच्छा बता चुके हैं। हमारे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर ज्ञान सिंह, उन्होंने जितने अच्छे लेख लिखे हैं इस पे कोई लिख नहीं सकता। डॉक्टर सुजीत सिंह हमारे प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जितने अच्छे इन पे आर्टिकल लिखे कोई लिख नहीं सकता। हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सरदार बलविंदर सिंह सिद्धू, उन्होंने जो इस पे लिखा है कोई लिख नहीं सकता। इसलिए लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं है, ये सिर्फ एक बात पे अड़े हुए हैं कि हमने ये कानून लागू करने हैं, हमने ये कानून लागू करने हैं। मैं कहता हूं इनकी इतनी बड़ी जिद क्यों है? एक बार किसानों की बात माने, इनको
खारिज करें, इनको ब्लैक क्लास को खत्म करें, उसके बाद किसानों के साथ चर्चा करें। जो किसानों को अच्छा लगेगा वो किसानों में बात कर ठीक है, लेंगे, दिनेश चड्ढा जो जी। दूसरे को बात, इनकी बात कोई किसानों को मानने वाले वो भी मान लेंगे। और लेकिन ठीक है। आप अगर एक ही राग लापी जाएंगे हमने ये नहीं करना, और दूसरी बात चन्नी जी एक गलत ये कह रहे हैं कि किसान बात करने को तैयार नहीं है, कि किसान की शर्त है, किसानों की कोई शर्त नहीं है। किसान कहते हैं जहां से चर्चा खत्म हुई थी वहां से शुरू कर लो, हम चर्चा में बैठने चलिए। के तैयार हैं, और किसान संयुक्त एडवोकेट दिनेश मोर्चा चड्ढा जी, चर्चा में दिनेश बैठने जी, के लिए तैयार है। दिनेश जी। देखिए, सबसे पहले तो जो बीजेपी के बुलारा साहब ने कहा कि ये कानून पंजाब या हरियाणा के लिए ही नहीं, देश के लिए हैं। थोड़ा चन्नी जी बता देंगे कि कौन से देश के लिए हैं? इस देश के किसी हिस्से में तो इन कानूनों का स्वागत नहीं हो रहा, ना ही इस देश के किसी हिस्से में इन कानूनों की मांग हो रही थी। फिर कौन से देश के लिए कानून है जी? भारत के किसी कोने में अगर इन कानूनों की मांग हो रही हो या स्वागत हो रहा हो, ऐसा कोई मांग पत्र चन्नी जी दिखा सकते हैं? और दूसरा, कहते हैं जी कि दुनिया बदल रही है। चन्नी जी, भारत को आप लोकतंत्र ही रहने दीजिए। अगर अब आप कह रहे हैं कि डिस्कशन से जो सोल्यूशन निकलेगा, और डिस्कशन का टाइम कब होता है? डिस्कशन का टाइम कानून बनाने से पहले होता है। आप बताएंगे कि आपने कानून बनाने से पहले किससे डिस्कशन की? आपने कानून बनाने से पहले किन किसान जथेबंदियों से राय ली? किन किसान जथेबंदियों का आपने मत लिया? आपके साथ तो जो पार्टियां थी भी, जो अपने आप किसानों की पार्टियां कहती थी, अकाली दल वाली, आपने तो उनसे भी इन कानूनों पे स्टैंप लगवा ली कि ये कानून बिल्कुल सही है। तो अगर आपका लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाने की आपकी मंशा होती तो आप डिस्कशन कानून बनाने से पहले करते। और क्या आप बताएंगे कि आप इन लॉज के लिए, इन बिल्स के लिए ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए? इसके लिए ऑर्डिनेंस जो सिर्फ अर्जेंसी में आता है, इन लॉज, इन बिल्स के लेकर ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो आपको भारत का जो सबसे बड़ा मुद्दा है खेती बाड़ी, उसको आपने लोकतांत्रिक प्रोसेस को बाईपास कर कर, संसद को बाईपास कर कर उसको आपने ऑर्डिनेंस से लागू कर दिया? इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकती है? खेतीबाड़ी प्रधान देश है, खेतीबाड़ी सबसे बड़ा मुद्दा है भारत का, और आपने खेतीबाड़ी पे इतने बड़े लॉज विदाउट एनी डिस्कशन आप सिर्फ ऑर्डिनेंस से आपने बना दिए। तो डिस्कशन का टाइम तो चन्नी जी वो था। अभी भी जो आपको लोगों के मत को समझना चाहिए, यहाँ पर किसी कोई पार्टी का एजिटेशन नहीं है, पार्टी का संघर्ष नहीं है। लोकतंत्र में जिस चीज के ऊपर लोगों का मत है, जिस चीज को मुल्क के लोग स्वीकार नहीं कर रहे, उस चीज, अगर आप उस चीज को लागू करने के लिए बजिद हैं, फिर लोगों का ये कहना, और ये बिल्कुल वाजिब है कि इन कानूनों को बनाने के पीछे, लागू करवाने के पीछे कौन सी ताकतें हैं? ये कानून कॉर्पोरेट्स के लिए बनाए गए हैं क्या? क्योंकि लोगों को तो इन कानूनों की जो है जरूरत नहीं है। तो अगर अभी भी इस चीज का सोल्यूशन यही है कि इस मुल्क की गवर्नमेंट सबसे पहले लोकतांत्रिक ट्रैक पर आए, अपनी नादरशाही ट्रैक को छोड़े, लोकतंत्र ट्रैक पे आए, इस बात को माने कि ये जो लॉज बनाए गए हैं लोक मत के बिना बनाए गए हैं, इनमें लोगों का मत नहीं है। लोगों का मत सामने दिख रहा है, देश की सड़कों के ऊपर दिख रहा है, दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर दिख रहा है। इससे बड़ा कोई एजिटेशन दुनिया में नहीं हो सकता जिसमें लाखों लोग लगातार इतनी देर बैठे हों, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। इससे बड़ा लोकमत क्या हो सकता है? इससे बड़ी लोकमत की पहचान कैसे हो सकती है? अगर मुल्क की गवर्नमेंट भी बनती है जिसने एक कानून नहीं सारे कानून बनाने हैं, सारे कानून लागू करने हैं, वो भी लोकमत से ही बनती है ना। और इससे बड़ा लोकमत क्या हो सकता है जो लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मुल्क की राजधानी में बैठकर आपको शीशा दिखा रहे हैं कि इस मुल्क का लोकमत ये है, लोकमत इन कानूनों को नहीं चाहता। आप इस लोकतंत्र को लोकतंत्र रहने दीजिए, लोकमत को मानकर इन कानूनों को आप, इन काले कानूनों को आप रद्द कीजिए। अगर आप इन काले कानूनों को रद्द नहीं करते हैं तो आप लोकतंत्र को रद्द कर रहे हैं। गुरदीप गौस साहब, जवाब दें। देखो, मैं ये तो कहना चाहता हूं, तो सबसे पहले बिल्कुल सही बात है कि डिस्कशन से बगैर ये बिल तैयार हुआ, पर ये आम आदमी पार्टी वाले बड़ा झूठ बोलने में शायद माहिर है। कह रहा है कि स्टैंप लगा दी, स्टैंप मेरे ख्याल इनके घर से आई थी। और दूसरी बात, मैं सुखदेव जी से बात करना चाहूंगा, उन्होंने बड़ा अपना लाछन दूसरे की बात कीजिए, घर पे मत पहुंचिए, आप फैक्ट्स की बात कीजिए। आप कौन होते हैं घर की बात करने वाले? आप घर की बात करने वाले होते कौन है? आप मेरे नहीं आपके पास। सुखबीर बादल के घर पे जाकर चेक कीजिए स्टैंप। जो स्टैंप देख रही है सुखबीर बादल के घर पे जाकर चेक कीजिए। सुखबीर बादल के घर पे जाकर चेक कीजिए स्टैंप। आप स्टैंप सुखबीर बादल के घर पे जाकर चेक कीजिए। सुखबीर बादल से लीजिए जाकर स्टैंप। आप जाकर सुखबीर बादल के घर पे चेक कीजिए स्टैंप। स्टैंप सुखबीर बादल के घर पे जाकर देखिए। सुखबीर बादल के, हरसिमरत बादल के घर पे जाकर स्टैंप देखिए आप। चलिए दिनेश जी, आप सुन लीजिए। आप गौस साहब ने वो उनको वो फैक्ट्स की बात करें कि पर्सनल टैग ऐसे करेंगे तो उस पर जवाब देना होगा।
आपने मेरी बात आप पहले सुने। आपकी बात में मैंने एक बार भी बोला नहीं है बीच में से। मैंने ये कहा कि आप घर से स्टैंप लेके आते हैं, और दूसरी बात सुखदेव जी कांग्रेस सबके कर्जे माफ कर दूंगा, आड़तियों का भी लोन कर दूंगा। मैं बस सुखदेव जी मान जो कि मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कैप्टन साहब ने 4.5 साल में बताओगे क्या किया है? किसानों को जमीनों पर रोलने के लिए सबसे बढ़िया बड़े आगे आगे कदम बढ़ाया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। आज चौके छक्के लगाने के लिए सिद्धू जी आ गए हैं, उनको अपनी सत्ता की पड़ी हुई है, सभी लोग कुर्सी की खातर लड़ रहे हैं। एक बात जो अब मैं पूछना चाहता हूँ सुखदेव जी, आप स्टैंडिंग कमेटी में बता सकते हो क्यों गए थे? आपके ही मनप्रीत बादल या आप वगैरह स्टैंडिंग कमेटी में आप खुद इस बिल को मंजूरी दे के आए थे, तो पंजाब के अंदर ये बिल लागू हुआ है। तो आप आज हंस रहे हो क्योंकि आप किसानों को अपने रोड पे लेके आने वाले सबसे पहले कांग्रेस वाले हैं। आप क्या समझ बात सकते है, हो क्या कि बात है, अगर क्या आप बात है। अगर सुखदेव जी आप किसानों की खातर सीरियस होते, सबसे पहले उनका कर्जा माफ करते। आप तो आड़तियों तक का भी लोन माफ करने के लिए बोला था, तो आपने माफ क्यों नहीं किया? आज आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब आपका वो सिक्का नहीं चला, आप सिद्धू का सिक्का चलाने के लिए वो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, कैसे स्टेजों पे बोल रहे हैं। आज आप समझ सकते हो कि हमारे बच्चे बाहर भाग रहे हैं, हमारे किसानों के बच्चे बाहर भाग रहे हैं, या किसानी खिता खत्म होने पे आ गया है। आप ये तो नहीं है कि पहले किसान बड़े खुश थे अब खुश नहीं है, ना पहले खुश थे ना अब खुश है। किसानों का दूरदर्शा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कांग्रेस है। आज तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसम खा के बोल दिया कि हम ये कर देंगे, किसानों के लिए ये कर देंगे। आज किसान रोड पे बैठा हो तो सबसे मैं समझता हूं कि जितनी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है, उससे उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी कांग्रेस सरकार की है। सुखदेव जी हंस के या आप अपनी झूठ बोल के आप मेरे हिसाब से कांग्रेस को बचा नहीं सकते। आने वाले टाइम में लोग बताएंगे, यहाँ चौके छक्के नहीं चलेंगे, लोग बताएंगे कि किसको मत देना है। एसएस चन्नी जी आप जवाब दें। देखो, मैं पहले तो कांग्रेस की बात कर लेता हूँ। इन्होंने कानूनों में अमेंडमेंट की, किसी ने कहा था कि अमेंडमेंट करो, और अपोजिशन को भी इन्होंने नहीं कॉन्फिडेंस में लिया। वो जो सर्कुलेट करना था बिल, वो बिल भी सर्कुलेट नहीं किया। और अगर तब तो इनके पास ये एग्रीकल्चर की एंट्री थी, फिर इन्होंने उस एंट्री के नीचे क्यों नहीं बनाए, अमेंडमेंट क्यों की? इसका मतलब ये है कि इन्होंने कानून मान लिए, कंकरेंट लिस्ट के तहत वो बन सकते हैं, इसलिए इन्होंने स्टेट अमेंडमेंट प्रपोज की। और दूसरा, अगर फिर भी इनको इतराज था कि चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट अभी तक क्यों नहीं गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही देख सकती है कि कौन सा कानून ठीक बना, कौन सा कानून ठीक नहीं बना। दूसरा, ये बात करते हैं, इन्होंने कहा था कि 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा हम माफ करेंगे। वो 90,000 करोड़ तो एंकर साहब, आज आप इनको भाजपा इनके मोदी जी से पूछ लियो कितना कर्जा माफ किया, पहली कैबिनेट मीटिंग में बात करूंगा। नहीं, आप मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं? आप जो मुद्दे के लेके कानूनों की बात कर रहे हैं, आप कर्जे की बात करो। कर्जे की बात मैं भी करूंगा, जो मोदी साहब ने कहा था 2014 में पहली कैबिनेट मीटिंग में करूंगा, वो बताओ कितना किया आपने? आपने जरूर बोलना, मैं रोक नहीं रहा, आप आराम से बात करो यार, मैं भी आराम से कर रहे हैं। चन्नी जी झूठ बोल, आपको उसकी झूठ क्यों कानून नहीं के बारे में ठीक है ध्यान ढींसा नहीं जी, है। ढींसा जी देखिए, मैं ढींसा जी आपको मैं पूरा समय दूंगा, आराम से उनकी बात में काउंटर करिएगा। देखिए इस तरीके से बीच में इंटरप्ट करेंगे, आप मुद्दे की बात किसी कोई भी प्रवक्ता एक दूसरे को इंटरप्ट करेगा तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबको मैं समय दे रहा हूं, बराबर से अपनी अपनी बात रखिए। अगर चन्नी जी कोई बात ऐसे करे इस पर आपको ऑब्जेक्शन है, आप अपने समय में बिल्कुल आप उसको खारिज करिए। चन्नी जी कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने तो इतना कहा था कि गुटका साहब, जो हमारे एक पार्ट होता है सेक्रेड गुरु ग्रंथ साहब का, होली बुक का, उसको हाथ में लेकर इन्होंने सभी ने ये सौं खाई थी कि हम ये इवन आरतीयों का, प्राइवेट बैंक्स का, सभी का कर्जा माफ करेंगे। 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, अब वो 4.5 पौने 5 साल तो इनके निकल गए, और वो कर्जा 1,25,000 करोड़ रुपया हो गया, जो किसानों ने बंद कर दिया देना, क्योंकि ये सरकार ने कहा था कि हम माफ करेंगे, तो उनकी लायबिलिटी तो और बढ़ गई। और फिर उन्होंने, मैं उनमें जाना नहीं चाहता, बेअदबी का मामला ले लो, आप घर घर नौकरी का मामला ले लो, ये कच्चे जो टीचर हैं उनका मामला ले लो। चन्नी साहब इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, अभी चुनाव होना है, चुनाव से पहले बहुत चर्चाएं होंगी। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो कानून है, इसको लेकर के किसान एक तो पैरेलल संसद चला रहा है, 8.5 महीने से वो विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डर्स पर कर रहा है। हल कैसे इसका निकलेगा ये मुझे बताएं। इसका कोई खाका है, कोई प्रारूप है आपके पास, कैसे निकलेगा इसका हल? मैं एक मिनट इनका जवाब दे दूं। दिनेश चड्डा जी ने कहा था कि किसको पूछकर आपने ऑर्डिनेंस लाए थे। अगर इनको मालूम हो
कि कितनी मीटिंग हुई, जितनी एग्रीकल्चर स्टेट्स की थी उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी गए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी गए, इनके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर गए, बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर दूसरे वगैरह भी आए, उनके साथ ये एजेंडा डिस्कस हुआ था। वो एजेंडा डिस्कस होने के बाद वो एजेंडा उसको जो ऑर्डिनेंस की शेप दी गई, और तब मैडम हरसिमरत कौर ने ने माना कि अपना शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कैबिनेट कि ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है, ठीक सभी ने कहा, इस लेवल पर चले गए कि ऑनरेबल प्रकाश सिंह बादल जी को भी उनकी वीडियो भी जारी की कि ये कानून अच्छे हैं, लोगों के लिए, किसानों के लिए अच्छे हैं और ये इनको समझना चाहिए। और जब इनको पता चला कि ये यहाँ नहीं कोई मान रहा तो इनको यू टर्न लेनी पड़ी, और ये मतलब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इनका कोई स्टैंड पक्का नहीं है। स्टैंड पक्का होना चाहिए। अगर आप किसी चीज पर रुक गए तो रुकना चाहिए, ये नहीं कि आज और बात करें, कल और बात करें। दूसरी बात जो फाइनल आप बात कहना चाह रहे हैं, मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो आपकी पार्टी है वो तो पंजाब में तो खैर कोई खास है नहीं, दिल्ली में कोई एग्रीकल्चर नहीं है, तो इनका कोई खास इसमें यहाँ तो बिजली भी मुफ्त मिलती है पंजाब के किसानों को, तो वहां तो कोई खास ट्यूबवेल भी नहीं, शायद 100-200 होगा, वहां भी नहीं मुफ्त बिजली मिलती अभी तक पंजाब नहीं। में हमारी पार्टी बीजेपी से 10 गुना ज्यादा है चन्नी जी, 10 फिर गुना इन्होंने ज्यादा बीजेपी से। इन्होंने नोटिफाई कर दिए। आप गलत फैक्ट्स मत रखिए टीवी पे। नहीं, दिल्ली कितने एमएलए आपके पंजाब में, बीजेपी के कितने एमएलए है पंजाब में, बताएंगे आप? मैं पंजाब आपसे 10 गुना ज्यादा है पंजाब में। ठीक है, लेकिन चन्नी साहब देखिए ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वही तो पार्टी विद डिफरेंस होता है ना, कि सभी पार्टियां एक दूसरे के लिए इसीलिए छींटाकशी कर पाती हैं क्योंकि उन्होंने नहीं किया, इसलिए जनता आपको मौका देती है। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि हल इसका कैसे निकालेंगे, इनके ऊपर आरोप लगा देने से हल कैसे निकलेगा कि इन्होंने किसानों के लिए ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया। आप बताएं ना कि इन कृषि कानून को लेकर के हाल फिलहाल जो किसान आंदोलनरत हैं उनके लिए हल के तौर पर आपके पास क्या है? पता क्या है कि हम चाहते हैं कि वो किसान जो हमारे ब्रदर्स हैं वो हमारे साथ बैठे, बात करें, जो चीजें उनकी शंका में है वो दूर करने के लिए तैयार हैं, कानून रोकने के लिए तैयार हैं। इससे अच्छी ऑफर नहीं हो सकती। कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, अपने नुमाइंदे दे दें, दूसरे नुमाइंदे दे दें, पर जो पार्टीज अपना स्टैंड बदल के किसानों को उकसा रही हैं वो उकसाना बंद करें। मेरी ये इनके राजनीतिक पार्टी को तो ये मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, और किसानों को खुद अपनी बात करने दें ताकि इसका जो समाधान है वो निकले, और जो उनमें दूसरे पार्टी के लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ये है वो है, उनको भी वो पीछे करें। आप खुद आगे आए और जो नया एजेंडा बढ़ रहा है, जैसे आज ही मीटिंग हुई है अपोजिशन पार्टीज की, ये 2024 का एजेंडा उनके आगे ना रखें और इस मसले को हल करने। चलिए ठीक है, ढींढसा जी, सुखदेव सिंह ढींढसा जी। देखो मैं ढींढसा नहीं सर, सॉरी, आप गलत कह रहे हैं, सुखदेव सिंह ही हूँ, सुखदेव सिंह रोपड़ कह लीजिए। और दूसरी बात ना, आज बड़ी अच्छी बात है जो आज बात निकल के आ रही है। देखो जिसने 2 रुपये माफ नहीं किए उसको 2 लाख की अमाउंट कम लगती है। जिसने 2014 में कहा भाई और बहनों मैं तो अब पहली कैबिनेट में आपका कर्जा माफ कर दूंगा, उसको 2 लाख का कर्जा कम लगता है। अकाली दल वालों ने 2 रुपये भी माफ नहीं किए, उनको भी 2 लाख का कर्जा कम माफ लगता है। लेकिन मैं इस विषय पे जाऊंगा नहीं, उसका कारण है मेरे पास गिराने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, ना अकाली दल के पास है ना बीजेपी के पास है। तो ये अब दूसरी बातों पे साइड ट्रैक करने की इशू को करते हैं, क्योंकि इस इशू को जो कोई साइड ट्रैक करता है, मैं कहा सबसे बड़ा गुनाहगार किसानों का वो है, क्योंकि ये किसानों की बात हो रही है, किसानी के बिल की बात हो रही है, ये घूम कहीं और रहे हैं। इनको घूमना नहीं चाहिए, इनको जो किसानी के लिए किया है उसके बारे में बताना चाहिए, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो अकाली दल है। वो अब गुटका साहब की बात भी लेके आते, मैं उसकी बात सारी मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं अपना समय उनके लिए खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रीशियस टाइम किसानों के लिए, किसानी बिल्स के लिए, मैं उस पर कंसंट्रेट करके रहना चाहता हूं। इस जो चन्नी जी कह रहे हैं, हमने सारे अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया था, गवर्नर के पास भी गए थे, और गवर्नर साहब इनके, मुझे कहना नहीं चाहिए था, वो एक संवैधानिक पद है, गवर्नर साहब के पास 3-3 बार लिख के जा चुका है विधानसभा का मता, वो उसको बैठे हैं उसको लेके। और क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी
चीज है कि हम उसको कुछ कर नहीं सकते। गवर्नर साहब उस पर कुंडली मार के बैठे हैं, उनके जो उनको पास भी लिखा है, उन्होंने अभी तक राष्ट्रपति साहब के पास भी नहीं भेजा। इसलिए यहाँ पे बैठ के, चैनल्स पे बैठ के झूठ बोल के आप पंजाब की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। पंजाब की जनता, पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर, पंजाब का मेहनतकश, सबको पता है सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, किसने इसमें क्या किया, किसका किसका योगदान है, किसका किस तरफ का योगदान है, किसका दूसरी तरफ का योगदान है, सबको पता है। इसलिए मेरी हाथ बंद जोड़ के बेनती है, हम लोग किसानों के मुद्दों को किसानों का मुद्दा रहने दीजिए, उसको उस पर बात कीजिए करिए, इधर उधर की बात मत कीजिए करिए, क्योंकि उससे आप बरी नहीं हो जाओगे। जो आपने पहले किया उसका बताओ, जो अब कर रहे हैं उसका बताओ, ठीक है ना। जो आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो पंजाब की गवर्नमेंट ने किया है, जो पंजाब की कांग्रेस ने किया है, उसका पंजाब के लोगों को पता है, पंजाब के किसानों को पता है। उसका जो रिजल्ट है यहाँ पे बैठ के नहीं होना, वो 2022 में होगा, 2024 में होगा, देखा जाएगा तब क्या मुद्दे होते हैं, क्या बातें होती है, क्या नहीं होती हैं। लेकिन अब किसानों को जो 3 जो काले कानून हैं, चौथा बिजली का बिल जो कानून है, जो भी किसानों के वो था, जो हमारी असेंबली ने भी उसको रिजेक्ट किया है, वो भी आप मेरे सिर पे खड़ा है, इस पार्लियामेंट के सेशन में आ रहा है, उसकी भी हमें फिक्र है। क्योंकि ये चारों कानून की, 5वां एमएसपी का कानून, ये अगर चारों रिजेक्ट हो जाते हैं, एमएसपी का कानून हो जाता है, मेरे ख्याल में बीजेपी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और लोग इनको वाहवाही करेंगे, इनको वाहवाही खट लेनी चाहिए। दिनेश चड्ढा जी, ये चन्नी जी कह रहे हैं कि हमने इन कानूनों से पहले चर्चा की थी, तो आप ये बता सकते हैं कि इस मुल्क के कौन से किसान हैं जिन्होंने इनको कह दिया कि हमें एमएसपी की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहेंगे जी हमने तो एमएसपी ख़त्म नहीं किया। तो क्या चन्नी जी उन लॉज को पढ़कर बता सकते हैं जो तीनों लॉज हैं कि उनमें कहाँ पर इन्होंने एमएसपी की क्लॉज डाली है, कहाँ पर इन्होंने उन लॉज में एमएसपी को मैंडेटरी रखा है इन लॉज में। तो कौन से मुल्क के किसान हैं जिन्होंने इनको एमएसपी खत्म करने की सहमति दे दी, और इस मुल्क के ऐसे कौन से किसान हैं जिन्होंने एमएसपी के साथ साथ सरकारी मंडियों के पैरेलल प्राइवेट मंडियां खड़ी कर सरकारी मंडियों को खत्म कर अपने खुद के डेथ वारंट के ऊपर साइन करने की मत करने की सहमति इनको कौन से किसानों ने दे दी? कैसा झूठ बोल रहे हैं आप? अगर आपने लोकमत किसानों का नाम, अगर आप इन्होंने सरकारों का नाम लिया, अगर आप इन्होंने लोकमत इन कानूनों पे लिया होता तो एमएसपी को खत्म करने की और सरकारी मंडियों को खत्म करने का कानून इस मुल्क में कभी ना बनता, क्योंकि इस मुल्क के लोग सरकारी खरीद के बिना और एमएसपी के बिना इस मुल्क का किसान सरवाइव ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन्होंने जो कानून बनाए हैं इनको थोड़ा बहुत भी किसान का ध्यान होता तो उन कानूनों के लिए किसानों के पक्ष में ये जो है चीजें लेकर चलते, ना कि किसानों के विरोध में। और इनका तो हाल यहाँ तक रहा है कि जब किसानों ने संघर्ष शुरू किया, अपनी आवाज उठानी शुरू की, तो इन्होंने उनकी आवाज सुनने की बजाय, उनसे चर्चा करने की बजाय उनको नक्सली, आतंकवादी, मवाली, पता नहीं क्या क्या बोला। और इस मुल्क का बीजेपी का कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट पंजाब किसानों के लिए, संघर्षकारी किसानों के लिए ना यूज की हो। जब ये संघर्ष शुरू हुआ तब भी मौका था, तब भी ये किसानों से बातचीत कर सकते थे, तब भी किसानों का मत लेकर अपने इन गलत कानूनों को रद्द कर पीछे हटने का रास्ता था इनके पास। बट इन्होंने तब भी अपनी जो बीजेपी के पास एक ही चीज है कि किसी भी आंदोलन को बदनाम करने की, किसी भी आंदोलन के ऊपर पे और ठप्पा लगाने की, किसी भी आंदोलन को बांटने की, तो इन्होंने वो राजनीति शुरू की कि ये तो किसान नहीं है, ये तो नक्सली है, ये तो आतंकी है, ये तो मवाली है। बीजेपी का किसी भी स्टेट का ऐसा कोई लीडर नहीं है जिनको इन्होंने चाबी देकर ना छोड़ा हो कि आप किसानों को गालियां निकालो, किसानों के प्रति डेफामेटरी वर्ड्स यूज करो। और आज पंजाब की अदालतों में इनके ऊपर सैकड़ों डेफामेशन के केसेस बीजेपी के लीडर के ऊपर पेंडिंग है, जो इन्होंने पंजाब के किसानों के प्रति बढ़ते हैं। इस वजह से ये आज संघर्ष यहाँ तक पहुंचा है। दिनेश जी, अब समय नहीं मेरे पास, आप लोगों की इसी बात के साथ ये चर्चा भी आज मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल आज भी वही बरकरार है कि आखिर कृषि कानून को लेकर के ये चल रहा आंदोलन और इसका क्या समाधान कोई निकलेगा, और निकलेगा तो आखिर वो रास्ता क्या होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना है।